फंक्शन कितने टाइप से बताए थे? एसक्यूएल में कितने फंक्शन स्टार्ट किए थे जब बताए थे? तीन तरह के बताए थे सर। तीन तरह के कौन तीन कौन तरह के से सर, दोस्त? स्केलर है, इनलाइन है और डेटा वेरिएबल्स। मल्टी लाइन तरह सर, मल्टी टेबल। डेटा मल्टीपल्स। मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। एक है स्केलर जिसको सिंगल फंक्शन बोलते हैं, जो एक वैल्यू को रिटर्न करता है, और इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन जो पूरे टेबल को रिटर्न करता है, और मल्टी स्टेटमेंट यानी एक से ज़्यादा टेबल के ऊपर आप काम कर सकते हो। चलिए आज इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन को प्रैक्टिकली जानते हैं। सबसे पहले इसके थोड़े से शॉर्ट नोट्स लिखवा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। इसके बारे में ज़रा 5 लाइन लिखते हैं। इट कंटेन्स ए सिंगल TSQL स्टेटमेंट कह लो या SQL स्टेटमेंट कह लो, बात एक ही है, एंड रिटर्न्स ए टेबल सेट। मतलब जब भी रिटर्न करेगा तो एक सिंगल वैल्यू नहीं, पूरा टेबल ही रिटर्न करेगा। इसके स्टेप्स बताते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है we have to specify table as the return type instead of any scalar data type। मतलब जब लोग सिंगल डेटा टाइप जहाँ पे प्रोवाइड कराते थे ना स्केलर फंक्शन के लिए, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के लिए हमें टेबल रिटर्न्स टेबल लिखना है। जहाँ पे हम लोग रिटर्न्स वैरकर करते थे, रिटर्न्स इंटीजर करते थे, वहाँ पे हमें क्या लिखना है? रिटर्न्स टेबल। टेबल एक कीवर्ड है यहाँ पे, उसे आपको लिखना होगा। वी हैव टू स्पेसिफाई टेबल एज द रिटर्न टाइप इंस्टेड ऑफ एनी स्केलर डेटा टाइप लाइक इंट वैरकर etc। जहाँ पे हम लोग स्केलर फंक्शन के अंदर डेटा टाइप एज ए स्पेसिफाई करते थे, वहाँ पे हमें टेबल कीवर्ड से स्पेसिफाई करना होगा। स्टेप 2 क्या कहता है, जिसके बारे में जानना चाहेंगे। देयर इज नो बिगिन मधु आज भी लेट है, एंड एंड ब्लॉक्स। यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाता है। जब हम लोग स्केलर फंक्शन यूज कर रहे थे वहाँ पे, तो स्केलर फंक्शन में क्या किया था हम लोगों ने? बिगिन और एंड लगाया था, बिल्कुल लगाया था। फिरदौश, स्केलर फंक्शन जब हम लोग यूज कर रहे थे जी सर। तो बिगिन और एंड ब्लॉक्स लगाए थे। जी सर। बिगिन और एंड बेसिकली करता क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्लॉक्स के लिए ना। इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन में ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बिगिन और एंड यहाँ पे नहीं। एज लगता है ना सर? हाँ, एज तो लगेगा ही। हाँ, बिगिन एंड सर नहीं लगता। हाँ, स्टेप 3 क्या कहता है? द टेबल, आप लोग को करना क्या है? जैसे मान के चलो मैं भी एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ, एसक्यूएल का फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। आप लोग गलती क्या करते हो कि एसक्यूएल जब मैं पढ़ाता हूँ तो प्रैक्टिस आप उसी क्वेरी को उसी टाइप से कर लेते हो। आप लोगों को एज ए डेवलपर प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? जैसे मान के चलो मैं स्केलर फंक्शन पढ़ाया, तो स्केलर फंक्शन को आप बटन के क्लिक पे कॉल कराओ। ASP.NET फॉर्म ले लो, बटन ले लो, उस बटन का नाम दे दो कॉल स्केलर फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था
नेगेटिव इवन और ऑड निकालने के लिए बताया था, कंडीशन लगाया था स्केलर फंक्शन में कंडीशन। अब उसकी आर्गुमेंट की वैल्यू आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स से डालना है। समझ रहे मेरी बातों को? जो हमने आर्गुमेंट एग्जीक्यूट कराते समय जो हम लोग एसक्यूएल के फंक्शन के आर्गुमेंट वैल्यू पास कर रहे थे, वो आर्गुमेंट का वैल्यू आपके फॉर्म से जाए। फॉर्म में आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, बटन लेंगे और आपका आर्गुमेंट यहीं से जाएगा। जब यहाँ से आर्गुमेंट एज ए इनपुट जाएगा तो आपको फंक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। फंक्शन को आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल में यूज़ करो ना। रियल लाइफ करने का मतलब व्हाट, जैसे टेक्निकल कोई आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ करके देखिए कि क्या फंक्शन हमारा काम कर रहा है। जैसे स्टोर प्रोसीजर को आप लोगों ने यूज़ किया है, फंक्शन को भी यूज़ करो, क्योंकि सिर्फ डेटाबेस में थोड़ा ना फंक्शन का ही काम है। डेटाबेस के साथ साथ आप अपनी ASP.NET फॉर्म को इंटीग्रेट कराओ। तो कल आप लोग को होम टास्क यही है। बाकी सारा काम जैसे करते हैं वैसे करने के साथ साथ ये छोटा सा काम भी करना है, क्योंकि हम क्लास प्रोवाइड करेंगे तो इसके ऊपर असाइनमेंट भी देंगे। ये हमारा पुराना नियम है और इसी नियम से हम आगे बढ़ते हैं। क्लास प्रोवाइड होगा तो उसके ऊपर असाइनमेंट होगा, बेशक थोड़ा ही असाइनमेंट हो लेकिन होगा तो ज़रूर, ताकि आपका प्रैक्टिस चलता रहे, आपको समझ में आता रहे कि हो क्या रहा है। तो कल के असाइनमेंट एक छोटा सा यही है कि स्केलर फंक्शन को बटन क्लिक पे कॉल करना है, विद आर्गुमेंट विदाउट आर्गुमेंट दोनों तरीके से कॉल कर लेना है। सभी लोगों के लिए असाइनमेंट है। यूजिंग ASP.NET, C# ASP.NET SQL को यूज़ करके स्केलर फंक्शन का असाइनमेंट बनाना है। आप लोग सबको समझ में आ गया हो, और नहीं आया हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लो, 10 बार और पूछो, मैं बताऊँगा। समझ में आ गया शहजाद? समझे सर। क्या करना है जी सो? सर। हाँ, कल इसको करना खाली टाइम में, जब भी आपको लगता है कि थोड़ा सा 5-10 मिनट का खाली टाइम है। अभी तो लगता है खाली टाइम होगा ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों का वर्क असाइन है, जितने कम टाइम में आप लोग को एज ए डेवलपर तैयार हो जाना है तो इम्पॉसिबल, लेकिन आप लोग चाहोगे तो पॉसिबल हो सकता है। कम समय में फुल स्टैक डेवलपर को तैयार कर देना एक इम्पॉसिबल टास्क ही है, लेकिन आप लोग लगे हुए हैं तो पॉसिबल भी हो सकता है। कोई भी टास्क इम्पॉसिबल नहीं होता अगर करने वाला उसको चाह जाए कि हमें कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टेप 3 को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। द टेबल दैट गेट्स रिटर्न्ड is determined by the select command। यहाँ पे select command भी लिखना होगा, within function। ठीक है, creating table valued function विदाउट पैरामीटर। अब आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे टेबल वैल्यूड फंक्शन क्रिएट होता है। फंक्शन 3 टाइप का होता है, स्केलर जिसको सिंगल बोलते हैं, टेबल वैल्यूड फंक्शन जिसको जो टेबल रिटर्न करता है, और मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन, इसमें मल्टी स्टेटमेंट मल्टी टेबल्स भी हो सकते हैं। चलिए यहाँ से SQL ओपन करते हैं। लेट्स ओपन SQL सर्वर। और इसके बाद यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से न्यू क्वेरी पे चलता हूँ और कोई एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर हमें काम करना है। मान के चलिए हम डेटाबेस 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस 1 सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद करना क्या है, एक टेबल लेता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर कितने टेबल हैं। टेबल को देखने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसीजर चलाते हैं, बताया हो ना आप लोगों को? जी सर। जी सर। SP हेल्प, SP हेल्प सर। खाली SP हेल्प ना, और SP हेल्प DB से क्या होता है? सब कुछ सारा कुछ दिखाता है सर, डेटाबेस वगैरह से। बाजी
यानी मेहनत किया है फिरदौस ने। और पता सर नहीं। जो पूरा दिखाता है सर कि जो पूरा टेबल कब बना है कैसे बना है उसका भी है सर। मतलब उसमें किस्मत साथ नहीं दे सेलेक्ट रही है सेलेक्ट इंटरव्यू में, लेकिन सेलेक्ट अदरवाइज स्टार मेहनत तो इनटू खूब है। SYS डॉट टेबल्स उसमें सारा वाह, दिखाएगा कब से कब तक बना है सर। वाह जी, इतनी तैयारी है। चलो अच्छी बात है, काम आएगा आपका आपको। आशीर्वाद है सर। आपका मेहनत भी तो है साथ में। बिना मेहनत के मैं किसी को जॉब लगवा सकता हूँ? कोई जॉब लगवा सकता है किसी का? कोई नहीं लगवा सकता। इंसान का मेहनत लगन ही उसे जॉब लगवाएगा। चलो मान के चलो मैं एक छोटा सा टेबल ले लेता हूँ, दैट इज टेबल स्टूडेंट। उससे कोई मतलब नहीं है कि 2 कॉलम का है या 10 कॉलम का है। मतलब बस ये है कि आप क्या टेबल को रिटर्न कर पा रहे हो, यस या नो। अभी मैटर नहीं करता है कि आपके 2 कॉलम का टेबल हो या 2000 का हो। अगर 2 कॉलम वाला टेबल भी रिटर्न कर रहा तो सीधी सी बात है कि 2000 वाले कॉलम का टेबल भी रिटर्न करेगा। सिंटैक्स सेम रहेगा, कोई अलग नहीं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कमेंट लाइन पे डालता हूँ, क्रिएटिंग टेबल वैल्यूड फंक्शन विदाउट पैरामीटर। सबसे पहले विदाउट पैरामीटर का देख लेते हैं। एसक्यूएल में कमेंट लाइन डबल हाइफन से हम देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट फंक्शन बनाने के लिए, जैसे प्रोसीजर बनाने के लिए क्रिएट प्रोसीजर लिखते हैं, सब उसी प्रकार से फंक्शन बनाने के लिए क्रिएट फंक्शन। और इसके बाद फंक्शन का नाम माई फन अंडरस्कोर TBL स्टूडेंट, ये फंक्शन का नाम दे दिया मैंने। क्योंकि इस फंक्शन में आर्गुमेंट नहीं है तो आर्गुमेंट लेस रहेगा। रिटर्न्स करेंगे यहाँ पे टेबल कीवर्ड के साथ एज रिटर्न सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट। बिगिन और एंड का यहाँ पे कोई काम नहीं है। एक चीज़ आपको और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो स्कीमा है इसका DBO डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समटाइम्स इसको डेटाबेस ओनर भी बोलते हैं, बट फ्रॉम के बाद ये लगेगा, यहाँ पे लगेगा। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, DBO को डेटाबेस ओनर या डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये 2 चीज़ में एक चीज़ कंफर्म करना है। मधु, डेटाबेस ऑब्जेक्ट और डेटाबेस ओनर? ऑनर। आर यू श्योर? यस। यस सर, डेटाबेस ऑनर होता है। ठीक है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहीं नहीं बोलते इसको। अगर कोई बोलेगा आप लोग से कि डेटाबेस का स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो डेटाबेस का स्टूडेंट टेबल डेटाबेस के लिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा सर। ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे फुल फॉर्म में डेटाबेस ओनर ही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ टेबल का ही बात नहीं है, अगर आप प्रोसीजर भी किसी डेटाबेस के अंदर बनाते हो, या व्यू बनाते हो, या ट्रिगर बनाते हो, या टेबल बनाते हो, जो भी कुछ आप डेटाबेस के अंदर बनाते हो, वो सब के सब क्या कहलाएगा? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा। अब टेबल के अंदर जो कुछ बनाते हो, जैसे कॉन्स्टेंट बनाते हो, तो कॉन्स्टेंट हम लोग टेबल के ऊपर कॉलम के ऊपर लगाते हैं ना जी। टेबल के अंदर कॉलम के ऊपर कांस्टेंट कहाँ अप्लाई होता है फिरदौस? कॉलम के लिए अप्लाई होता है। जी सर। तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाएगा, जो डेटाबेस के अंदर है उसे बोला जाएगा। वो कांस्टेंट हो गया जो बेसिकली रूल है, जो कॉलम के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जैसे अगर आपने प्राइमरी की कांस्टेंट लगा दिया तो डुप्लीकेट वैल्यू को एंट्री नहीं होने देगा। चेक कांस्टेंट लगा दिया तो आपकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को चेक करेगा, इसके बाद ही एंट्री अलाउ करेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जितनी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, एक ही चीज़ पे आप लोग काम करते रहोगे, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, नॉलेज होता जाएगा। अभी हम लोग क्या करें, हम लोग ढेर सारा पढ़ते हैं। डेवलपर को इतना सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जब डेवलपर फेज में जाओगे तो हो सकता है कि अगर आपको बैकएंड काम मिल जाए तो डेटाबेस से लेकर के कनेक्शन तक का ही काम आपका रहेगा, बाकी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखना है। तो फिर वो उसी से रिलेटेड इंसान एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंने क्या किया। तो इसमें DBO इन में DBO तो जरूरी नहीं होता है लगाना, ऑप्शनल है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा करके सेमीकोलन लगा देते हैं। वो कब लगाएंगे? जब एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ पे अभी नहीं लगेगा, जब एग्जीक्यूट कराएंगे तब लगेगा।
अभी तो फिलहाल हमने टीबीएल स्टूडेंट लिख दिया, इसको एक ब्रैकेट में रख दो, दैट इज़ फॉर रिटर्न, और नहीं भी रखोगे तो कोई परेशानी नहीं है। वो डीबीओ का इस्तेमाल तब करेंगे जब एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ये हमारा फंक्शन बन गया विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है। अब इसको टेस्ट करना है। फंक्शन को फिजिकली आप लोगों ने देखा है कभी, हैं? देखियो फिरोज, फंक्शन फिजिकली दिखता है? सर जी सर, डेटाबेस के अंदर जो जिस डेटाबेस का नाम है उसके अंदर फंक्शन होगा सर, उसमें लिखा हुआ है। वाह, इसके अंदर टेबल प्रोग्रामेबिलिटी, एक सेकंड चेक करने दो। यहाँ पे प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर फंक्शन और इसके अंदर टेबल वैल्यूड फंक्शन, एंड दिस इज़ माई फंक्शन जो हमने नाम क्या दिया है, माई फन अंडरस्कोर टीबीएल स्टूडेंट। और इस फंक्शन को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो देयर इज़ नो एनी पैरामीटर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर स्पेसिफाई ही नहीं किया है, ठीक है। तो फिजिकली अगर देखना हो तो उस डेटाबेस के अंदर जाओगे जिस डेटाबेस में आपने फंक्शन बनाया है, उसके बाद प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाना होता है, तब आपको फंक्शन और प्रोसीजर मिलेगा। जब आप फंक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 4 फंक्शन दिख रहा है। एक तो टेबल वैल्यूड फंक्शन है, दूसरा स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, तीसरा एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिस्टम डिफाइंड, जैसे मैक्स मैन है। सिस्टम फंक्शन क्या होता है, वही एग्रीगेट फंक्शन वगैरह सारा उसके अंदर आता है। तो हम लोग का जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा ना, वो टेबल वैल्यूड फंक्शन में जाएगा और स्केलर वैल्यूड फंक्शन के अंदर जाएगा। और स्केलर में हमने 4-5 फंक्शन बनाए हुए हैं, पहले से बनाए हुए हैं। फर्स्ट टाइम जब आप लोग को लेक्चर दे रहे थे फंक्शन के ऊपर, तो इस पर हमने चेक इवन आउट का फंक्शन बनाया था, चेक स्क्वायर का बनाया था। चेक इवन आउट बनाया था तो हमने पैरामीटर दिया था। अब इसके अंदर जाओगे तो देखो पैरामीटर आपको मिल जाएगा, एक है ना पैरामीटर यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ पे दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ? जी सर। हाँ, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कभी कभी आप लोग भी कर लिया कीजिए फॉर योर नॉलेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने फंक्शन तो बना दिया, अब इसे एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करेंगे, इन्वोक टेबल वैल्यूड फंक्शन। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, डीबीओ लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम। यहाँ पे बिना डीबीओ का चल जाएगा क्या, फिर चेक करके देखा है? यस सर, चल जाएगा। यहाँ पे भी? यस सर। मतलब यहाँ पे भी ऑप्शनल है, यस। ये काम कर रहा है। डीबीओ बेसिकली कब हम लोग लगाते हैं, कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट में वार्निंग आने लग जाता है, जैसे अगर हम लोग में डीबीओ लगाना होता है वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। बड़ी यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल है। हालांकि ये भी ले रहा है, अगर लगाइएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लगाइएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्केलर में नहीं लगाने से वार्निंग आने लग जाता है, रेड कलर शो होता है। यहाँ पे अगर मैं सेमी कोलन हटा दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन सेमी कोलन इंडिकेट करता है कि यू आर टर्मिनेटिंग दिस लाइन हेयर। समझ में आया जी सजाद एंड फिरदौस? डीबीओ लगाओ या ना लगाओ, इन द केस ऑफ टेबल फंक्शन ऑप्शनल है, ठीक है। हालांकि इतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो ध्यान में रहेगा। तो मैंने अभी आपको एक टेबल वैल्यूड फंक्शन बना के दिखाया, जिसमें हमने आपको एक टेबल को रिटर्न करके दिखाया। क्या आप लोगों को दिखा सारी चीज़ें? वो जो टेबल हमने रिटर्न किया, बेशक 2 कॉलम का टेबल था, लेकिन अगर बड़ा कॉलम का भी टेबल होता तो सिंटेक्स यही लिखा जाता। क्या? जो सिंटेक्स लिखा हो, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, रिटर्न्स टेबल एज रिटर्न। स्केलर और टेबल वैल्यूड फंक्शन में अंतर क्या दिखा सिंटेक्स का, तो वहाँ पे रिटर्न से बाद डेटा टाइप एज इंटीजर वेक्टर था, और यहाँ पे डेटा टाइप की जगह क्या लिखाएगा, टेबल लिखाएगा। और क्या डिफरेंट दिखा, वो सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता था, जिस टाइप का डेटा टाइप है उसी टाइप का वैल्यू रिटर्न करता था, बट ये पूरे टेबल को रिटर्न कर रहा है, उस टेबल के अंदर चाहे जिस भी टाइप का डेटा कॉलम्स हो। समझ में आ रहा बात? अब ये टेबल स्टूडेंट की जगह अगर मुझे कोई बड़ा स्टूडेंट बड़ा टेबल अगर रिटर्न करना हो, बड़ा टेबल करने का मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स उसमें ज़्यादा हो, तो भी सिंटेक्स हमारा सेम ही रहेगा। आप लोग ऐसा टेस्ट करके देख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
तो ये जो मैंने आपको टेबल वैल्यूड फंक्शन बताया ये विदाउट आर्गुमेंट है। अब विद आर्गुमेंट भी एक चल के देखते हैं। क्रिएटिंग टेबल वैल्यूड फंक्शन विद आर्गुमेंट। मान के चलो कोई और हम फंक्शन इस बार टेबल ले रहे हैं जिसमें थोड़े कॉलम्स ज़्यादा हों। एक बार मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट नाम का टेबल काफ़ी सारा दिखा रहा है और स्टूडेंट डिटेल्स 1 एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स 1 में क्या है। ये ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर से इसकी स्टूडेंट को फ़िल्टर कर लिया जाएगा। थोड़े कॉलम भी ज़्यादा हैं, 6 कॉलम है टोटल। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स 1। अब मैं चलता हूँ और पैरामीटराइज फंक्शन बना के दिखाता हूँ। पैरामीटराइज किस टाइप का फंक्शन? टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, क्रिएट फंक्शन वैसे लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट टाइम लिखा था। ठीक है, इसके बाद दिखा हमने गेट स्टूडेंट बाय रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे हमने @रजिस्ट्रेशन नंबर को एज आर्गुमेंट ले लिया, रिटर्न्स टेबल कर दिया, फिर एज लगाना है। कई बार गलती क्या करते हैं आप लोग कि रिटर्न टेबल से पहले ही एज लगाना शुरू कर देते हैं। मैं बताना चाहूँगा ये कंप्लीट लाइन है, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका ये थोड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है, इसीलिए रिटर्न्स टेबल को हम लोग नीचे लिखते हैं। इसके बाद रिटर्न लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम हमने क्या लिया था? स्टूडेंट डिटेल्स 1। कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसके बाद वेयर कंडीशन लगाऊंगा और रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे इसको लेके आऊँगा। तो यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, दिस इज द कॉलम नेम ऑफ योर स्टूडेंट डिटेल्स 1 वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर। अब इसमें क्या होगा कि इसमें टेबल को रिटर्न तो करेगा बट उस पर्टिकुलर रो को रिटर्न करेगा। अगर मुझे एक से ज़्यादा रो रिटर्न करना हो तो फिर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे, लगा सकते हैं। अब मान के चलो रजिस्ट्रेशन नंबर हम 120 डालेंगे तो 120 और 120 से ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन नंबर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब का सब रिटर्न हो जाएगा। तो पहले एक सिंगल रिटर्न करते हैं फिर एक से ज़्यादा करेंगे। चलो देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है, एग्जीक्यूट करा दिया। अब मैं यहाँ से इसको कॉल करता हूँ। ये सब सारा काम जो मैं एसक्यूएल से कर रहा हूँ आप लोग को ASP.NET को इंटीग्रेट करके करना है, यही टास्क है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फंक्शन का नाम गेट स्टूडेंट बाय रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके साथ मैंने डाल दिया 100 रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हूँ। 100 और 100 से बड़ा जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर का स्टूडेंट होगा उसकी ऑल रिकॉर्ड्स अभी रिटर्न होने वाला है, बट एक भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ क्योंकि हमने इक्वल टू लगा रखा है। अब इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या अंतर है फिरदौस? सर इक्वल टू बराबर होता है सर, ग्रेटर देन की उससे बराबर है, उससे बड़ा सर। अब इसमें 100 तो किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं। अब जब 100 रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का है ही नहीं तो इक्वल टू वाला तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, रिटर्न तो 0 ही देगा, नो रिटर्न देगा। क्योंकि हमारे टेबल में अगर आप टेबल को देखोगे तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 100 है,
आप टेबल को बढ़िया से देख लो, मैं दिखा देता हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसका रजिस्ट्रेशन 100 है, या तो 120 या तो 125 है। तो ऐसे केस में 120 अगर मैं डालता 100 की जगह, तो ये क्या रिटर्न करता, उस रिलेटेड रिकॉर्ड्स में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिटर्न कर देगा। नाउ दिस इज 125 को छोड़ के बाकी स्टूडेंट का डिटेल्स आपको आ गया। 125 अगर डालेंगे तो सिर्फ उसी का दिखाएगा। इसको तो टेबल रिटर्न करना है, चाहे टेबल में 1 रो हो चाहे 1000 हो। आप समझ में आया? अब जो वैल्यू हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ये वैल्यू आपको टेक्स्ट बुक से लेके आना है। समझ गए? टेक्स्ट बुक से लेके आना है और इसके बाद डालना है, और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको ग्रिड पे दिखाना है। क्या फिरोज? तब ना मज़ा आएगा। फिरोज है लाइन Yes, पे sir. अभी? हाँ, जी सर। टेक्स्ट बुक से वैल्यू लाना है, बटन के क्लिक करना है और इसके बाद ग्रिड पे शो करना है। जो शो अभी यहाँ पे हो रहा है इसे ग्रिड पे शो करा देना है। सिंपल है। एक नया एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आप लोग का। डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हर दिन कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए। कल करवाए थे सर प्रोसीजर का, हाँ आईडी वाइज रिकॉर्ड को वहाँ पे दिखाया। हाँ, और कल फंक्शन करवा दीजिए। फंक्शन, प्रोसीजर, ये सब सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना, उसको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल ले करके करवा दो। तीनों टेक्नोलॉजीज को यूज़ करो, C#, ASP.NET, SQL। तब अच्छे खासे समझ में आ जाएगा। बार बार रिकॉलिंग होगा, बार बार कनेक्शन होगा। एक दिन इनको ग्लोबल कनेक्शन भी बता देना। 1 मिनट का खेल है। बता दिए सर। ग्लोबल कनेक्शन कैसे बनता है? सब छोटा ग्लोबल काम होता है। कौन सी फाइल में ग्लोबल कनेक्शन बनाते हैं सजाद? web.config सर। क्या ASP.NET के अंदर कितने सारे web.config फाइल होते हैं? एक होते हैं सर। एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है? नहीं सर, हो सकता है। जब बना हुआ तो एक ही देखे सर। बाय वहाँ पर। डिफ़ॉल्ट एक ही आता है, बट एक से ज़्यादा web.config फाइल आप ऐड कर सकते हो। और global.asx कितने फाइल्स होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जयपुर वाले इंटरव्यू में भी। global.asx कितने फाइल्स होते हैं, एक या मल्टीपल? एक होंगे सर। ये कंफर्म एक ही मल्टीपल होंगे। काम करेगा सर। एक ही ग्लोबल जो होता है वो सभी के लिए काम करता है। जी। बट web.config फाइल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आज फंक्शन को ख़त्म ही कर देता हूँ। आप लोग रेडी है ना? जी सर। ख़त्म कर देते हैं। अब क्या बच गया हमारा? मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, चलो इसको भी लेके चलते हैं। ये तो समझ में आ गया, विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट। इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके आपके नोट्स में डाल देते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं क्या? अगर लगता है फिरदौस ने किया है प्रैक्टिस कुछ कुछ। जी सर। बढ़िया है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये हो गया हमारा अब सही हो गया। क्रिएटिंग स्केलर फंक्शन, क्रिएटिंग टेबल वैल्यूड फंक्शन विदाउट पैरामीटर, क्रिएटिंग टेबल वैल्यूड फंक्शन विद आर्गुमेंट्स यानी विद पैरामीटर्स। ठीक है, एक ही टाइप से लिख देता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ। मल्टी स्टेटमेंट के बारे में 2-4 लाइन लिखता हूँ, फिर आगे प्रैक्टिस करवा दूँगा। मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन जो लास्ट है, ये क्या कहता है? ए मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन इज ए टेबल वैल्यूड फंक्शन that returns the result of multiple statement. Just for example, अगर मैं यहाँ पे चलूँ
create a multi statement table valued function। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो हमारा नेम है यहाँ पे स्टूडेंट का जो कॉल है क्या है, हाँ ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स 1 टेबल है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि उसे किसी कॉलम के बेसिस पे उसके पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू देखना चाहूँगा। जैसे मान के चलो डिपार्टमेंट के बेसिस पे उसके स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट की आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ हमको देखना है। किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे मल्टी स्टेटमेंट को देखना है, मल्टी कॉलम्स को देखना है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है वही लिखेंगे, क्रिएट फंक्शन, ठीक है, गेट स्टूडेंट्स बाय डिपार्टमेंट। इसके बाद डिपार्टमेंट का जो डेटा टाइप है वही लेके चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का नाम लिया है और कॉलम का नेम, वो दोनों नाम में सेम हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको रिटर्न्स कीवर्ड लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है, @ ठीक है, माई टेबल, माई टेबल, यहाँ पे एक टेम्पररी टेबल बनेगा। यस या नो मधु? ये माई टेबल हमारा एग्जिस्टिंग है या टेम्पररी है? टेम्पोररी है सर। इट इज़ टेम्पररी, क्योंकि जो हम कॉलम फेच करके लाने वाले हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल, वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा? माई टेबल के अंदर, ठीक है, जो टेम्पररी स्टोर होगा, जो टेम्पररी स्टोर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको देखते हैं। क्रिएट फंक्शन गेट स्टूडेंट्स बाय डिपार्टमेंट रिटर्न्स माई टेबल स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, इस आईडी, इंटीजर, स्टूडेंट नेम, वैरकर, जो भी आप साइज वगैरह डालना चाहते डाल दीजिए यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर। बस इतना ही रिटर्न करवाता हूँ, रजिस्टर अंडरस्कोर नंबर है ना, इतना ही रिटर्न करवाता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर में इंट में ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एज लिखने के बाद बिगिन और एंड यहाँ पे चलता है। हालांकि टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर नहीं चला था बिगिन और एंड, लेकिन मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर बिगिन और एंड चलेगा। बिगिन इंसर्ट इनटू @ my table, अब हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, उस स्टूडेंट डिटेल्स 1 का कॉलम, जो उसकी कॉलम वैल्यू हमारे इस माई टेबल टेम्पररी टेबल के अंदर आकर के सेव होने वाला है। हालांकि बाद में आपको इंसर्ट इनटू और सेलेक्ट इनटू का डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये समझो कि टेबल वैल्यूड फंक्शन से मैं उस टेबल के कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट करके ला रहा हूँ और माई टेबल के थ्रू उसको रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो माई टेबल हमारे यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल है जो पूरी टेबल के रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का काम कर रहा है। इंसर्ट इनटू माई टेबल, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, कॉमा स्टूडेंट नेम, ये जो नाम होगा ना, ये प्रॉपर वही नाम होगा जो आपके स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर है, ये प्रॉपर वही नाम होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको मैंने रजिस्टर नंबर लिख रखा है कॉलम के अंदर, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स 1 वेयर डिपार्टमेंट
इज इक्वल टू @department, रिटर्न कर दो, बस एंड कर दो, बन गया। अब इसमें होगा क्या कि फंक्शन के हेल्प से हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही हम डिपार्टमेंट, जैसे अभी हमारा टेबल फंक्शन के अंदर टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो स्टूडेंट डिटेल्स 1 के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो है MBA, BTech और MCA, 3 डिपार्टमेंट है। अब जिस भी डिपार्टमेंट को हम यहाँ से सप्लाई करेंगे उसकी स्टूडेंट ID, उसी का स्टूडेंट नेम और उसी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ करके माई टेबल के स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ से रिटर्न भी हो जाएगा, एक साथ स्टोर एंड रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करा देगा ये SQL स्टेटमेंट और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि एग्जीक्यूट तो हम पूरी लाइन एक साथ करेंगे। यस, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, नाउ ट्राई टू कॉल इट। कॉल कैसे होगा? इन्वोक फंक्शन, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम DBO डॉट, फंक्शन का नाम लिखा है गेट स्टूडेंट्स बाय डिपार्टमेंट, और इसके बाद हमें क्या डालना है यहाँ पे, डिपार्टमेंट का नाम आई एम पासिंग MBA। ठीक है, अब होगा क्या कि MBA से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनका स्टूडेंट ID, उनके स्टूडेंट नेम और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको शो होने वाला है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यस, ओनली वन स्टूडेंट जो राहुल है वही सिर्फ MBA का स्टूडेंट है। अगर मैं देखना चाहूँ तो देख पाऊँ, MBA में सिर्फ राहुल है। MCA में 2 स्टूडेंट हैं, योगेंद्र, ठीक है, यतेंद्र और रोहित। चलो एक बार MCA भी ट्राई कर लेते हैं। लेट्स ट्राई MCA। यस, तो जो भी बिलोंगिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था उसके रिकॉर्ड्स जो हम फेच करके लाना चाहें, मल्टी स्टेटमेंट्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ले करके आना चाहते हो उसके बेसिस पे। अच्छा, ये काम तो हम लोग नॉर्मल भी कर रहे थे, तो ये फंक्शन का क्या ज़रूरत है भैया? सिक्योरिटी इसी को बोलते हैं कि जो काम आप सीधे ला रहे थे उसको घुमा फिरा के लाना है, दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी। जितना हैकर घूमेगा कंफ्यूज हो जाएगा, मर जाएगा, पगला जाएगा, बार बार भाग जाएगा। सीधा सीधी उसको दे दोगे भैया 4-6 लगा देगा, मतलब पूरी अकाउंट हैक कर लेगा। इसीलिए फंक्शन और प्रोसीजर को लगाया जाता है, समझ गए? ओनली टू अचीव सिक्योरिटी। समझ रहे बात को? ये है कहानी। अदरवाइज ये काम तो हम लोग सिंपल स्टेटमेंट भी कर रहे थे। MCA डिपार्टमेंट पास कर देते, क्या रिकॉर्ड नहीं आता? आ जाता। लेकिन ये काम क्यों किया गया? ये काम इसीलिए किया गया कि इतनी आसानी से डेटाबेस के अंदर की क्वेरी जो है नहीं लिखा जाता, उसको थोड़ा सा टफ करके लिखा जाता है। और इससे ये भी फ़ायदा है कि अगर इस लॉजिक को कोई 10 डेवलपर या 10 अलग अलग कंपनी में यूज़ करना चाहेगा तो आसानी से दे सकते हो आप। बस क्या देना है? बस ये लाइन देना है। सेलेक्ट स्टेटमेंट, आपको जो बड़ा लाइन आपने लिखा वो लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये लाइन आप दे दो, एग्जीक्यूट करो जाएगा कहीं से भी, किसी भी क्लाइंट से। समझ रहे बात को? ये फ़ायदा है। एक तो कोड रियूजिबिलिटी, ठीक है, रिड्यूस ट्रैफिक नेटवर्क, प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। इसीलिए फंक्शन एंड प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है SQL के अंदर। समझ में आया बात? ये कहानी है। अब इसके डिफरेंस, वेयर के बाद डिपार्टमेंट लिटल टेक्स्ट लिए क्या सर? नहीं, ये डिपार्टमेंट आपका कॉलम का नाम है। यस, अगर आप हाँ देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके डिपार्टमेंट कॉलम का नाम है, देखिए यहाँ पे है ना। जी सर। हाँ, वही चीज़ है। तो इस तरीके से फंक्शन ख़त्म हो गया। इसके कुछ डिफरेंसेस है फंक्शन और प्रोसीजर का, जो कि नेक्स्ट क्लास में आगे दिखवा देंगे। आप लोग चाहोगे तो खुद से भी लिख सकते हो, पीछे वाले वीडियो में भी रिकॉर्डेड है इसका डिफ्रेंशिएशन। आप लोग लिख लीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिकल सेशन विद ASP.NET फॉर्म आप लोगों को करना है। मैं इसे PDF बना करके थोड़ी देर में भेज रहा हूँ।
ठीक है फिरदौश, कोई परेशानी? शहजाद, समझ में आया नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप? ज़्यादा टफ एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ, बिल्कुल सिंपल लिया हूँ। अब इसी को आप लोग को घुमाना है, घुमाने आना चाहिए आपको। जितना घुमाओगे उतना ही आपकी नॉलेज जो है डेप्थ में आपको ज्ञान होगा इसके प्रति, क्योंकि अभी आप लोग को काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करिए इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं, और जो भी एक्सपेरिमेंट करिए ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम भी देख लेंगे कैसे किए, ठीक है। फिर इसको PDF बना के भेजता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट।